रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, कोई नए व्यूअर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, इनके आपको बिल्कुल लॉजिकल आंसर मिलने वाले हैं और रत्नों से रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या रत्न पहनने से वाकई में रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज देखी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं जो रत्नों को धारण करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर चेक करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और उनको वाकई में लगता है कि भाई इनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तभी वो उनको धारण करते हैं। तो बहुत से आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे जिन्होंने रत्न धारण किए। आपके भी अगर नजर में कोई हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि भाई इन सेलिब्रिटीज को आपने देखा है रत्न धारण किए हुए। तो रत्नों का जीवन पर असर पड़ता है क्योंकि रत्नों का सीधा कनेक्शन ग्रहों से है, उनकी रश्मियों से है और वो रश्मियां हमारे बॉडी में आके उन रत्नों की वो रश्मियां हमारे बॉडी में आके उन ग्रहों की एनर्जी, उनकी पावर को बढ़ाती है, जिससे हमें उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन बिना कुंडली विश्लेषण के आपको रत्न धारण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मारक की अगर पावर बढ़ गई तो नेगेटिव रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। तो हमें योग कारक ग्रह जो हमारी कुंडली में पॉजिटिव है उनकी ही ताकत को बढ़ाना है। तो यहां पर पहला प्रश्न जो है लिखा है रत्न के प्रकार। देखिए, वैसे बहुत से रत्न हैं, अगर रत्नों की बात करूं तो बहुत वेराइटीज है, लेकिन जो 9 ग्रह हैं हमारे उनके ही रत्न चलन में है। और वो कौन कौन से हैं? पुखराज है, पीला, ओपल है, ये शुक्र देव का रत्न है, मूंगा है, माणक है, मूंगा है मंगल देव का, माणक है सूर्य देव का, मोती है चंद्र देव का, पन्ना है बुध देव का, नीलम है शनि देव का, गोमेद और लहसुनिया ये रत्न है राहु देव और केतु देव के। तो रत्न जो है उनके ये प्रकार है। बेसिकली जो यूज किए जाते हैं रत्न, वो यही 9 रत्न जिन्हें कहते हैं, इन्हें यूज किया जाता है। कौन सा रत्न किस देवता का है? तो पुखराज जो है, पीला पुखराज, ये बृहस्पति देव का रत्न है। ओपल जो है वो शुक्र देव का है। वैसे ओपल की जगह कोई डायमंड पहनना चाहे, अफोर्ड कर सके तो डायमंड भी पहन सकते हैं। मूंगा जो है मंगल देव का है। माणक जो है सूर्य देव का रत्न है। मोती जो है वो चंद्र देव का है। पन्ना जो है वो बुध देव का रत्न है। नीलम जो है वो शनि देव का है। गोमेद जो है राहु देव का और लहसुनिया जिसे कैट्स आई भी कहते हैं, यह रत्न है केतु देव का। तो जो रत्न है उनके ये प्रकार है। कौन सा रत्न किस उंगली में धारण करें? तो देखिए, पुखराज जो है वो इंडेक्स फिंगर में धारण किया जाता है। जो बॉयज हैं वो सीधे हाथ में धारण करें, जो गर्ल्स हैं वो उल्टे हाथ में धारण करें। ओपल जो है वो धारण किया जाता है इंडेक्स फिंगर में भी और मिड फिंगर में भी, दोनों ही फिंगर्स में आप ओपल धारण कर सकते हैं क्योंकि ये शनिदेव की उंगली है और ये जो उंगली है ये गुरु की है। और शुक्र देव को भी गुरु की उपाधि मिली हुई है। जैसे बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, तो दानवों के गुरु जो है वो शुक्र देव हैं और शुक्र देव भी अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह हैं, सौम्य ग्रह। इसके बाद मूंगा रत्न धारण किया जाता है सदैव रिंग फिंगर के अंदर। और इसके बाद माणक है, माणक भी रिंग फिंगर में धारण किया जाता है। मोती लिटिल फिंगर में धारण किया जाता है। पन्ना जो है वो धारण किया जाता है लिटिल फिंगर में। इनके पीछे का लॉजिक भी अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। नीलम जो धारण किया जाता है वो धारण किया जाता है मिड फिंगर में। और गोमेद जो धारण करना है और लहसुनिया जो धारण करना है, तो इसे धारण करना ही नहीं है। ये 2 रत्न मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स है। क्योंकि ये देखिए, एक तो अगर मैं केतु देव की बात करूं तो वो विरक्ति की ओर ले जाते हैं, मोक्ष की ओर ले जाते हैं, मतलब पारिवारिक जीवन से दूर ले जाते हैं। और जो राहु देव है ये तो टोटली जितने भी नेगेटिव डिपार्टमेंट हैं, जितने भी बुरे काम हैं, उन सबका डिपार्टमेंट इनके हाथ में। तो ये 2 रत्न मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि देखिए, भले से आपकी दोस्ती, भले वो अच्छे हो, लेकिन दोस्ती अगर बुरे लोगों के साथ हो गई तो कहीं ना कहीं उसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। तो ये साइड इफेक्ट्स इनके कुछ होते हैं, इसलिए 2 रत्न मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। तो ये कुंडली के आधार पर, कुंडली विवेचन के आधार पर ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने से आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कौन सा रत्न किस रत्न के साथ धारण नहीं करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टीम बना लीजिए, देवताओं की टीम और दानवों की जो टीम है, जो मैं पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूं। तो अब आप देखिए, जो पुखराज है ये पुखराज रत्न है और मोती रत्न है और मूंगा रत्न है, माणक रत्न है और पन्ना रत्न है। ये जो रत्न मैंने बताए हैं ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर पहने जा सकते हैं। जैसे
पुखराज के साथ में आप मोती पहन सकते हैं, पुखराज के साथ में माणक पहन सकते हैं, पुखराज के साथ में आप मूंगा पहन सकते हैं, पुखराज के साथ में आप पन्ना पहन सकते हैं। नेक्स्ट ओपल। ओपल की बात करें तो ओपल के साथ में आप पहन सकते हैं पन्ना, ओपल के साथ में आप नीलम पहन सकते हैं। मूंगे की बात करूं तो मूंगे के साथ में आप मोती पहन सकते हैं, मूंगे के साथ में आप माणक पहन सकते हैं, मूंगे के साथ में आप पुखराज पहन सकते हैं। पन्ना आपको धारण नहीं करना है क्योंकि आपस में ये बुध देव और जो मंगल देव वो शत्रु होते हैं। अब बात करते हैं माणक। तो माणक के साथ में आप मूंगा पहन सकते हैं, माणक के साथ में मोती पहन सकते हैं, माणक के साथ में पुखराज पहन सकते हैं, माणक के साथ में आप पन्ना भी पहन सकते हैं क्योंकि बुध आदित्य राजयोग बनता है सूर्य देव और बुध देव से। फिर इसके बाद आगे चले मोती। मोती के साथ में आप मूंगा पहन सकते हैं, मोती के साथ में आप माणक। अगर कर्क लगन की कुंडली है तो उसमें आपको माणक नहीं पहनना है। ये एक अग्नि तत्व ग्रह है और इसकी जो रश्मियां है वो बॉडी नहीं रहती है, इसलिए कर्क लगन की कुंडली के अंदर माणक, सिर्फ कर्क लगन की कुंडली, क्योंकि जल तत्व हो जाता है शरीर, इस कारण से सिर्फ कर्क लगन की कुंडली में आपको मोती के साथ में माणक धारण नहीं करना है। मूंगा आप धारण कर सकते हैं, पुखराज भी धारण कर सकते हैं। फिर बात करें पन्ना, तो पन्ना के साथ में आप पुखराज धारण कर सकते हैं, पन्ना के साथ ओपल धारण कर सकते हैं, पन्ना के साथ आप माणक धारण कर सकते हैं, पन्ना के साथ आप नीलम धारण कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, इन दो रत्नों को आप हटाई दीजिए, इस कॉम्बिनेशन में आप रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने के बाद नियम कायदे। देखिए, रत्न धारण करने के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में डाउट्स होते हैं हजारों कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। मान लीजिए फ्रेश होने जाना है तो क्या रत्न पहन के जाएं या उतार के जाएं, या फिर और किसी भी एक्टिविटी विवाह के बाद जो रत्न है उसे धारण करें। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आप समझ ही सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रहों की जो रश्मियां हैं वो रत्नों से संगठित होकर उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में जाती है और उससे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो रत्न जो है अपना प्रभाव देते रहते हैं, उनका कहीं इन चीजों से लॉजिक नहीं है। बस अंतिम संस्कार जो होता है उसमें आप रत्न पहनकर ना जाएं, उसे घर पर ही रख के जाएं, फिर शुद्ध होने के बाद आप रत्न धारण कर लें। बाकी कभी भी आपको रत्न नहीं खोलने, आप पहने ही रहें। लेकिन किसी कारण से कहीं भी किसी भी लॉजिक के कारण आपको रत्न उतारने पड़ गए तो वापस उसकी विधि करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपने 72 घंटे के अंदर रत्न उतार कर वापस पहन लिया, जैसे रिंग टाइट थी और आपने थोड़ी सी लूज कराई है इसलिए आपने सुनार को दी है, वापस पहनिए, तो उसकी वापस विधि करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको पहन सकते हैं। लेकिन एक निश्चित समय बाद आप रत्नों को एक्टिवेट जरूर करें। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रत्नों के लिए नियम है कि एक ही नियम लागू होता है, बस उस समय आप रत्नों को उतार कर घर पे रख दें, फिर धारण कर लें। अंतिम जो संस्कार है उसमें अगर आप जा रहे हैं तो बाकी कोई ऐसा नियम कायदा नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही स्नान करते हैं तो रत्न भी उस समय शुद्ध हो जाते हैं। ये रत्नों के अभिमंत्रित कैसे करें? देखो, रत्नों को अभिमंत्रित करने का सिंपल सा तरीका है। जैसे ही रत्न की अंगूठी आपके पास बनकर आती है, उस रत्न को आप गंगा जल और कच्चे दूध में एक बार डुबोकर बाहर निकाल लीजिए, उसे एक साफ कपड़े से क्लीन कीजिए। फिर उसके बाद उस अंगूठी को अपने हाथ में रखिए, उन देवताओं के बीज मंत्र का जाप कीजिए जिनका वो रत्न है 108 बार, और चौघड़िया से मुहूर्त देख लीजिए और उस रत्न को आप धारण कर लीजिए। और कौन से ग्रह का कौन सा देवता है वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। तो ये रत्न धारण करने की एक सिंपल सी विधि है, इसको आप फॉलो करेंगे तो रत्नों के आपको पूरे रिजल्ट मिलेंगे, रत्न एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद असली रत्न की पहचान कैसे करें? तो देखिए, असली रत्न की पहचान का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। एक तो वो असली रत्न अंदर से एक अलग जालनुमा उसमें आकृति होती है, एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है। और वैसे मैं के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, उसमें प्रैक्टिकली हर रत्न के ऊपर मैंने ये चीज बताई है। आप किसी भी रत्न का नाम लिखे, अमित कुदवाल लिखे, तो उस रत्न की वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो में आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, ए से लेकर जेड तक की, कितनी ग्रेविटी है, कितना रिफ्लेक्शन रेशियो है, कैसे रत्न की पहचान करें, सब कुछ मिलेगा आपको। असली रत्न इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कौन सा रत्न किस धातु में धारण करना है? तो देखिए, यहां मैं क्लियर कर देता हूं। पुखराज आप पीतल और सोना, इसमें से किसी एक में भी धारण कर सकते हैं, दोनों में ही आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। ओपल जो है वो सिर्फ और सिर्फ धारण करना है। मूंगा जो है वो तांबा में धारण कर सकते हैं आप, या फिर आप इसे धारण कर सकते हैं सोने में। माणक जो है वो आप पीतल में धारण कर सकते हैं या फिर आप सोने में धारण कर सकते हैं, और इसे तांबे में भी धारण कर सकते हैं। मोती जो है वो सिल्वर में ही धारण करना है। पन्ना जो है वो भी सिल्वर में ही धारण करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसे सोने में धारण कर लेंगे सर। देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो लिटिल फिंगर है, इसके नीचे के पर्वत की बात करें तो ये चंद्रदेव का पर्वत है और यहीं पर ये बुध देव का पर्वत है। और अगर ग्रहों में मैं बात करूं तो माता की उपाधि मिली हुई है चंद्रदेव को
और बुद्ध देव को पुत्र की उपाधि मिली जैसे जैसे राजा की उपाधि जो मिली हुई है वो मिली हुई है सूर्य देव को। तो इसी तरह से ये इनका रिलेशन भी देखें तो माता पुत्र का रिलेशन होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो एक माता जो है उनके संरक्षण में पुत्र सुरक्षित ही रहता है। तो सिल्वर में ही पन्ना धारण करना, उसमें ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। नीलम जो है वो आप पंच धातु में धारण कर सकते हैं, सोने में भी धारण कर सकते हैं। इन दो रत्नों से रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं हम। रत्न की लाइफ कितनी होती है? देखिए, अगर आपने 50,000 से ऊपर का कोई रत्न परचेज करा है, 40-50,000 से ऊपर का रत्न परचेज करा है, तो उसकी 10 से 12 साल या 13 साल तक लाइफ होती है। और एक नॉर्मल रेंज का आपने रत्न धारण करा है तो उसकी लाइफ मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 5 से 6 साल होती है। और 5-6 साल के बाद वो रत्न, क्योंकि देखिए रत्न यूज करते करते घिस जाता है और ऊपर से जो है उसकी फिनिशिंग खत्म हो जाती है, वो जो रश्मियां बॉडी में जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है। तो बहुत से ऐसे लॉजिक होते हैं जिस कारण से वो पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता है। अगर आप उसको रिंग में से बाहर निकलवा कर वापस रीफिनिश्ड करवा लें और उसकी शाइनिंग, उसकी परफेक्ट चीजें सब वापस वैसी ही आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको उसके वापस थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। लेकिन लगभग एवरेज जो उसकी लाइफ होती है वो 5 से 6 साल की होती है किसी भी रत्न की। उसके बाद आप उसको वापस नया चेंज कर सकते हैं, दूसरा पहन सकते हैं। क्या रत्न दशा और अंतरदशा में ही धारण करना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि रत्न महादशा और अंतरदशा में ही रिजल्ट देगा या फिर कंटिन्यू रिजल्ट देता रहेगा। अगर कुंडली में लिख दिया गया कि भाई आप माणक धारण कर सकते हैं, तो क्या सूर्य की महादशा अंतरदशा में ही उसे धारण करना है या आजीवन धारण करना है? तो इसका आंसर है आजीवन धारण करना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ महादशा और अंतरदशा ही नहीं होती है। महादशा के बाद अंतरदशा है, अंतरदशा के बाद और भी दशाएं आती है जिसे प्रत्यांतर दशा कहते हैं, सूक्ष्म दशा कहते हैं, प्राण दशा कहते हैं। ये जो छोटी छोटी दशाएं होती है जो एक दिन के लिए आती है, एक हफ्ते के लिए आती है, एक महीने के लिए आती है, ये जब जिस समय आती है उस समय भी उसकी एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है और उसका भी रिजल्ट हमें मिलता है। तो इसलिए वो जो छोटी छोटी दशाएं हैं उनका भी हमारे जीवन पर असर होता है। तो उस रत्न को धारण करेंगे तो उन छोटी दशाओं से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और हम मारक ग्रहों का दान करेंगे तो वो लूज हो जाएंगे, थोड़े से उनकी पावर कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन हमारी जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उपरत्न लाभ देगा? देखिए, उपरत्न लाभ नहीं देते हैं, उनका रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि उनके अंदर ग्रेविटी ही नहीं होती है। अब किसी रत्न के अंदर ग्रेविटी नहीं है तो जो 100% है उसकी जगह अगर उसकी रश्मियां बॉडी में 10% ही जा रही है तो वो रिजल्ट्स आपको उसके नहीं मिल पाएंगे। क्या महंगे रत्न धारण करने पर ही लाभ होता है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप 40-50 हजार का रत्न धारण कर रहे हैं, एक 4-5 हजार का रत्न धारण कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है, मार्केट में बहुत से लोग हैं जो रत्न सप्लाई करते हैं, रत्न बेचते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग होती है वो रत्नों की इतनी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि माइन से एक रफ आता है, रफ स्टोन निकल के आता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग होती है, उस पर लेबर लगती है और उसके बाद वो रत्न रेडी होता है। तो एक कॉस्टिंग, नॉमिनल कॉस्टिंग उसकी आती है। लेकिन रत्नों के मामले में मार्केट जो है उसमें आप ये दावा नहीं कर सकते कि ये रत्न इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा। लेकिन जो ईमानदारी से रत्न बेचते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आप मार्केट में चेक करेंगे तो इतनी ज्यादा नहीं होती है, एक नॉर्मल कॉस्टिंग होती है। उसके आधार पर वो रत्न अगर आप धारण करें तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी इसकी क्वालिटी चेक करें, रत्न की क्लियरिटी चेक करें, वो सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए। अंदर नेचुरल स्ट्रक्चर उसमें होना चाहिए, ग्रेविटी अच्छी होनी चाहिए, लैब रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं तो उस रत्न को आप धारण करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप महंगा रत्न धारण करते हैं तो उसके 10-15% ज्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप नॉमिनल रेंज का ही रत्न धारण करें, उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग फिर आप उस रत्न को इंप्रूव करें, महंगा रत्न परचेज करें, उससे आपको भविष्य में और अधिक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आगे है प्रश्न, क्या नीच और मारक ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है? तो कभी भी नहीं। नीच ग्रह को बहुत से लोग, बहुत से जगह आपने सुना होगा कि कमजोर ग्रह कहा जाता है। कमजोर नहीं होता, नीच ग्रह बुरे रिजल्ट देने वाला होता है। तो नीच और मारक ग्रह का रत्न आपको धारण नहीं करना है क्योंकि उसकी मारकता इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया, उसको पावर दे दी, उसको आपने, वो जो सामने वाला ग्रह जो कमजोर था, जो नेगेटिव था लेकिन कमजोर था, आपका शत्रु था लेकिन कमजोर था, उसको आपने बल दे दिया तो वो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। इसके बाद नेक्स्ट है, रत्न धारण ना करें तो क्या सिर्फ मंत्र जाप से ही लाभ हो जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए रत्नों का अपना अलग रोल है, मंत्रों का अलग रोल है, दोनों से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन रत्न हर समय आपको एनर्जी देते रहते हैं, क्योंकि
मंत्र करना कभी आप छोड़ देते हैं या फिर गैप हो जाता है बीच में, या विधि विधान में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा खान पान भी वैसा नहीं है और बहुत सी चीजें होती है। लेकिन रत्न जो है प्रॉपर वे में, जैसे ही सूर्य की रश्मियों से इनका कनेक्शन बनता है, वो हमें एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं और हमको उसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रत्न का अलग प्रोसेस रहता है, कंटिन्यू वे में वो रिजल्ट्स हमें देते ही रहते हैं। क्या रत्नों की जगह जड़ धारण कर सकते हैं? तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सर मैं इसकी जड़ धारण कर लूं, इसकी जड़ धारण कर लूं, केले की जड़ धारण कर लूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जड़ों से कुछ रिजल्ट मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन ही नहीं है। कारण ये है कि जो रत्न है वो तो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है उस ग्रह की, उसको संगठित करके बॉडी में पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन जड़ों से उसका कनेक्शन नहीं है। तो यहां ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। आगे चलते हैं हम। रत्न को क्या बाजू में बांधकर पहले परखना चाहिए? ऐसा नहीं है। रत्न जब रिंग में बनने के बाद या फिर आप गले में भी अगर धारण करते हैं, तो जब तक वो उसकी रश्मियां बॉडी में नहीं जानी स्टार्ट होगी तब तक वो रिजल्ट देगा ही नहीं। और कोई भी रत्न आप धारण करते हैं या कोई भी बीज मंत्र करते हैं तो 45 दिन उस रत्न को और उन मंत्रों को सेट होने में लग जाता है। बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत से बदलाव होते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत सी नेगेटिव एनर्जी, मान लीजिए कोई नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है, तो वो नेगेटिव ग्रह की दशा आपको रोकेगी उस पॉजिटिव काम को करने से। तो आपके साथ ऐसी घटनाएं भी होगी जिस कारण से आप उस समय उन रत्नों को या तो अवॉइड कर देंगे धारण करना, या धारण भी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बदलाव हो रहा है, या फिर कुछ हाइपरटेंशन के तो आप रत्न धारण करें ही ना, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट देखनी जरूरी है। चलित कुंडली में भी ग्रह कहां जा रहा है वो देखना भी जरूरी है, और बहुत सी ऐसी चीजें देखनी पड़ती है लॉजिकल। उसके बाद ही आप रत्न धारण करेंगे तो ही आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आखिरी क्वेश्चन है, रत्नों को पुनः एक्टिवेट कैसे करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लगभग 4-5 महीने का अगर समय हो जाए तो आप हर रत्न को वापस एक्टिवेट करें। उस रिंग को आप ओपन करें, ओपन करने के बाद नीचे की तरफ से आप उसे किसी ब्रश या किसी भी चीज से क्लीन करें। बहुत से ऐसे मैंने रत्न देखे हैं, उन्होंने, सामने वाले व्यक्ति ने डायमंड पहन रखा है, जब उस रिंग को उतारकर मैंने देखा तो नीचे से डायमंड की एक भी रश्मि बॉडी में आने वाली ही नहीं थी, क्योंकि अंदर उनकी बॉडी का कुछ भी कचरा आदि जो भी है वो उसमें भरा हुआ था, तो वो कैसे आने वाली है वो चीज। तो हर रत्न को 5-6 महीने में एक बार उसे उतारकर क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद वापस जो विधि विधान है उस विधि विधान से उसी वार को चौगड़िया देखकर उस रत्न को धारण कीजिए। उससे वो पुनः एक्टिवेट होगा, पुनः उसकी रिजल्ट्स, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रत्नों से रिलेटेड। अगर ये सभी प्रश्न जो है वो आपको बिल्कुल ए से लेकर जेड तक क्लियर हुए हो, उनका लॉजिक समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे उन्हें भी रत्नों से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।